वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अभी देख रहे हैं जैन्स क्लास 748.com। आज हम पढ़ाई करेंगे माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ये कर्व स्टील के बारे में पूरी जानकारी देती है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार उनका कर्व में भी चेंजिंग होता है और इसे हम एक्स एक्सिस में स्ट्रेन और वाई एक्सिस में स्ट्रेस के रूप में इस कर्व को ड्रॉ किए हुए हैं और इसको हम विस्तृत रूप से इस लेक्चर में हम बतलाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट ओ के लिए। ये पॉइंट ओ को हम ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं और फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू ए पॉइंट इसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोला जाता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस प्रोपोर्शनल लिमिट का मीनिंग क्या है। पॉइंट ओ से लेकर के ए तक जिस प्रकार से हम फोर्स को बढ़ाते हैं, माइल्ड स्टील का गेज लेंथ जो है, सपोज वी टेक गेज लेंथ ऑफ ए बार इज 50 मिलीमीटर एंड डायमीटर इज हाफ इंच या 12 मिलीमीटर। इसमें धीरे धीरे खिंचाव आता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है जो स्ट्रेस के रूप में काम करता है। और यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोड बटा एरिया के रूप में इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल में भी मापते हैं। 0 ओ से ए तक जाने में यह कर्व पूरा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। मतलब जिस प्रकार से हम लोड बढ़ाते हैं सेम उसी प्रकार से स्ट्रेन भी डेवलप होता है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब डेल एल बाई एल, मतलब जितना उसमें खिंचाव आता है और डिवाइड ओरिजिनल लेंथ का जो कि प्रोपोर्शनल यूनिट है वो सेम रहता है। और इस प्रोपोर्शनल यूनिट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से जानते हैं। ई को हम जीपीए गीगा पास्कल में मेजर करते हैं और स्टील का 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 210 जीपीए स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू होता है। अब हम आते हैं बी पॉइंट के ऊपर। हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट का नाम दिया गया है। इलास्टिक लिमिट का मीनिंग क्या है? अगर हम किसी भी मटेरियल को एक खिंचाव की ओर खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रेस भी डेवलप होता है। लेकिन अगर हम उस फोर्स को रिलीज कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, एज लाइक ए रबड़, जैसे ही हम छोड़ देते हैं वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है और उसका जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पॉइंट बी तक अगर हम फोर्स को लगा करके अगर छोड़ देंगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट का पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम देख पा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील में पॉइंट सी, वेरी फ्यू फोर्स इज अप्लाइड बियॉन्ड द पॉइंट बी टू सी। मतलब एकदम थोड़ा सा फोर्स हम पॉइंट बी से सी की ओर लगा रहे हैं तो इसमें सडनली स्ट्रेन में बढ़ोतरी होती है। स्ट्रेन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है अब हम फिगर में देख पा रहे हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू द ओ एक्स एक्सिस, दिस इज ई बी एंड ई सी, विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बी एंड सी। Now the EB is the strain is the
point B and EC is the strain of the point C. Therefore, this value is the strain value of point C and suddenly increasing the length. Point C is known as upper yield point of the mild steel. Upper yield point, and another point is here point D. This is the lower yield point. Beyond the point B, i.e. elastic limit, the C is in प्लास्टिक इन नेचर, मतलब परमानेंट सेट में हम लोग चले जा रहे हैं. तो अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट को हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके, और हम लोग एलोवेल स्ट्रेस को प्राप्त करते हैं. एलोवेल स्ट्रेस इक्वल टू SYT डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब stress on yield point divide factor of safety. This is known as the L-level tensile stress for the mild steel material. And point C के बाद हम लोग बिना फोर्स लगाए, due to characteristic nature of the mild steel, the curve is below the point C to D. इस कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार कुछ समय के लिए यह कर्व नीचे की ओर जाता है. ये माइल्ड स्टील का कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, और इस समय हमें फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं. जितना फोर्स सी में था वही फोर्स से वो काम करता है. आफ्टर द पॉइंट डी, लोअर यील्ड पॉइंट, देन अगेन द फोर्स इज इंक्रीजिंग, देन द स्ट्रेस सेटअप इज ऑल्सो इंक्रीजेज. And up to the point E, this is known as the maximum stress or ultimate tensile stress, which is denoted by the point E in the stress strain diagram of the mild steel. At this point, the necking will occur. Meaning is that the maximum stress is developed, then the diameter is reduces and the elongation is approximately maximum elongation of the gauge length. Suppose the gauge length is 50, then it will be 53, 54 millimeter. About 4 millimeter, 3 millimeter increases. Now the diameter is reducing, then the necking will occur, and after that the less force is applied due to the lateral dimension will be reduced, then it will extended up to the fracture point, then less force is applied on the mild steel bar, and at point F, which is below the maximum stress, it will failure of the mild steel material, and the material will get failure, and the shape of the material is in cup and cone fracture. Mild steel fracture is cup and cone fracture due to the tensile stress applied and the stress strain curve, which has been showing continuously, applying the continuous tensile stress, and it will measure by the universal testing machine in any workshop, and the increasing length measures by the extensometer.
When the mild steel material will fracture, then shown this figure is this like of the cup and cone fracture. When testing of the universal testing machine, it will fracture. And therefore we know that how much length will increase of the gauge length when applying the maximum force, maximum stress setup on the mild steel material. Thank you.